पिछले अध्याय में हमने जाना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आज हम जानेंगे उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आप देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण बना हुआ है, मुख्य अक्ष है। ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिकल संरचना आपने तैयार करनी है दर्पण की। बिल्कुल सेंटर में ध्रुव है, ध्रुव से निश्चित दूरी पे चाहे आप माप करके बना लेना। यदि आपने 2 सेंटीमीटर पे एफ लिया है तो एफ से आगे 2 सेंटीमीटर आपको सी लेना है, क्योंकि सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी से दुगनी होती है। विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण भी होता है। अपसारी दर्पण क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद फैलाता है, इसलिए हम इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण से वस्तु अवतल दर्पण की तरह 6 स्थितियां रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम रखेंगे तो भी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उत्तल दर्पण की जो वस्तु की स्थितियां हैं, बिंब की स्थितियां हैं, इनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक जब वस्तु अनंत पर हो और एक जब वस्तु एक निश्चित दूरी पे हो। वो निश्चित दूरी C से परे हो सकती है, C पर हो सकती है, C व F के बीच में हो सकती है, F पर हो सकती है, F व ध्रुव के बीच में हो सकती है। कोई भी एक निश्चित दूरी हो सकती है। आपको एक निश्चित दूरी पे वस्तु को रखना है। वो जैसा आपको प्रश्न में पूछा जाता है उसी पे आप रख लीजिए, अन्यथा निश्चित दूरी पे आप कहीं भी वस्तु को रख के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बनाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। आपको पता है पूर्व के अध्याय में अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पे थी तो हमने देखा कि अनंत से आने वाली समस्त प्रकाश किरणें समांतर अक्षीय किरणें होती है। मुख्य अक्ष के क्या आती है विद्यार्थियों? समांतर आती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ टकराने के बाद जो विद्यार्थी गलती करते हैं, मेरा पूर्व का अनुभव रहा है पिछली कक्षाओं का, जो गलती करते हैं यहाँ से परावर्तन के बाद गलती करते हैं। परावर्तन के बाद वो इसको या तो केंद्रित नहीं कर देते हैं या आगे भेज देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, इसका परावर्तन जो है फैलाएगा। यहाँ नीचे यहाँ अवतल दर्पण के लिए है, ऊपर जाना उत्तल दर्पण के लिए है। कभी भी ध्यान कर लेना विद्यार्थियों, प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके आगे नहीं जाती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन कभी भी दर्पण को पार करके नहीं जाती, क्योंकि दर्पण पार गुजरने नहीं देता, वो तो मोड़ता है, परावर्तन की घटना प्रस्तुत करता है। बहुत से विद्यार्थी प्रकाश किरणों को आगे भेज देते हैं, नहीं करना ऐसा। आपने जो काम करना है प्रकाश किरण को मोड़ना है, तो मोड़ने का मतलब ये यहाँ से फैलेगी। समांतर अक्षीय किरण आपने पूर्व में पढ़ा है, परावर्तन के बाद या तो F से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। चूंकि ये उत्तल दर्पण है, ये फैलाएगा। आपको फैलाना कैसे है? आप अपने स्केल को F के इस बिंदु और इस यहाँ जो आपतित किरण है इसकी नोक पे रख के इसकी सीध में आपने फैलाना है। यहाँ से आप स्केल रख के प्रतीत दिखाएंगे कि शायद ये F से गुजर रही है और वास्तव में ये इधर से पार जा रही है, देख सकते हो विद्यार्थियों। वही दूसरी आपतित किरण जो हम मुख्य अक्ष से थोड़ा नीचे लेके आ रहे हैं, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर है, क्योंकि अनंत से जब प्रकाश किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। हाँ, तिरछी भी आ सकती है। उस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनना है वो फोकस तल पर बनेगा। अब जो प्रतिबिंब बनना है
वो आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये वापस मुड़ेगी, वापस। अब देखिए इसके कई रास्ते हो सकते हैं, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो। कौन सा रास्ता सही है ये हम नहीं बता सकते, ये आपको तय करना है F की स्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार से मुड़ेगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब प्रकाश किरण यहाँ टकरा गई तो आप F की सीध लेकर के आइए, स्केल की सहायता से, फुट्टे की सहायता से F की सीध लेकर के जब आप आएंगे तो ये यहां से परावर्तित इस दिशा में ही दिखानी है, इस तरह से। चूंकि दोनों परावर्तित किरणें आप देख रहे हैं अलग अलग दिशाओं में फैल रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जहां पर परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है विद्यार्थियों, तो प्रतिबिंब की स्थिति है F पर। प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप लिखा हो सकता है, आप स्वरूप से भी इसको जान सकते हैं कि प्रकृति या स्वरूप कैसा है। तो चूंकि प्रकाश किरणें जो परावर्तित हुई है वो परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब आभास होना है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना है। और आभासी के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, शब्द क्या उपयोग करते हैं, सीधा यूज करते हैं। क्योंकि ये तो बिंदु समान है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि आभासी बना है तो ये सीधा बनेगा। आकार अत्यंत छोटा बिंदु के समान है, तो आकार क्या है, अत्यंत छोटा। इस तरह से जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल या अपसारी दर्पण में, तो इस तरह से प्रकाश किरण चित्र की सहायता से प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार है जो हमने चित्र से देख करके बनाया है। अब विद्यार्थियों हम दूसरी स्थिति की तुलना करते हैं बिंब या वस्तु की। जब वस्तु एक निश्चित दूरी पे हो तो निश्चित दूरी पे हम वस्तु को रख लेते हैं और वहां से हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी से इस प्रकार के प्रतिबिंब चित्र बना सकते हैं। कोई एक निश्चित दूरी, कहां, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी एक निश्चित दूरी पे वस्तु रख करके हम उसका प्रतिबिंब निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए वस्तु रखी हुई है C पर, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु C पर रखी है, विद्यार्थी दिख रहा है आपको, PQ वस्तु है मान लीजिए। हमने इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण करना है कि इस बिंब का प्रतिबिंब कहां पर, स्वरूप क्या होगा और उसका आकार वस्तु की अपेक्षा किस तरह से होगा। तो आप देखिए विद्यार्थियों, एक निश्चित दूरी पे हमने वस्तु को रख दिया है। अब दो प्रकाशीय आपतित किरणें यहां से निकाल ली है और दर्पण की ओर लेकर के जानी है। दो आपतित किरणें, विशिष्ट आपतित किरणें आपने लानी है। पहली विशिष्ट आपतित किरण आपको पूर्व में बताया था हमेशा कौन सी होती है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कुछ विद्यार्थियों ने, समांतर अक्षीय किरण। समांतर अक्षीय किरण होती है। समांतर अक्षीय किरण यहां टकराई और टकराने के बाद ये फैलेगी और F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये F है, F की दिशा में ये F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए फैल गई, F से गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। समांतर अक्षीय किरण हमने बना दी। उसके बाद आपके सामने तीन किरणें बचती है, अभिलंब किरण, तिर्यक किरण और तीसरी है फोक्सीय किरण। आपको जो उचित लगती है वही किरण इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फोक्सीय किरण इस्तेमाल करता हूं, तो फोक्सीय किरण कौन सी होती है, जो मुख्य फोक्स से आती है या मुख्य फोक्स से आती हुई प्रतीत होती है, वो
दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। समांतर अक्षीय किरण के ठीक विपरीत है। समांतर अक्षीय किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से टकराने के बाद एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये तो समांतर अक्षीय किरण है। यदि हम फोक्सीय किरण की बात करें तो वे प्रकाश किरणें जो एफ से आती हुई या एफ से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जब गोलीय दर्पण के टकराती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह भी आपको उचित नहीं लगता हो तो आप तिर्यक किरण का सहारा ले सकते हैं। तिर्यक किरण कौन सी होगी? जो एक निश्चित कोण बनाएगी ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ। कैसे बनाएगी विद्यार्थियों? ये है आने वाली प्रकाश किरण, ये आई ध्रुव तक आई है और ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाया है इसने। अब उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाएगी और परावर्तित किरण बनाने के बाद वापस लौट जाएगी। विद्यार्थियों, आप बिल्कुल इसके जैसा कोण बना सकते हैं प्रकार की सहायता से और आप अंदाज से भी बना सकते हैं, लेकिन अंदाजा हमारा लगभग सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको परावर्तित किरण बना के बताता हूँ, भूल और सुधार विधि से आप समझेंगे इस बात को। देखिए आप, ये मैंने बनाया है, ये परावर्तित किरण बनाई है। क्या ये नीचे वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है या उससे कम है या उससे ज्यादा है? लगभग सभी विद्यार्थियों ने अंदाजा लगा लिया होगा। हमें स्पष्टतः नजर आ रहा है कि नीचे वाला जो कोण है वो ऊपर वाले कोण से छोटा है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमने उसके बराबर कोण लेना है तो अंदाजा से हमें पता लग जाता है, देखने से ही पता लग जाता है कि लगभग उसके बराबर कोण लेंगे तो परावर्तित किरण के लिए ये स्थिति लगभग सही है। इसका एक तरीका और हो सकता है, आप बिल्कुल सीधा स्केल रखिए और ये नापिए कि ये यहाँ से कितनी दूरी है, उतनी दूरी पर यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और उस पॉइंट से इसको गुजार दीजिए। ये नापिए, जैसे ये 2 सेंटीमीटर हो, ये दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ इस सीध में नीचे 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा के उस पॉइंट से इसको गुजारिए तो निश्चित तौर पे आपको इसके बराबर कोण नजर आ जाएगा। देखिए आप, आपतित किरण आ रही थी, टकराने के बाद उतना ही कोण बना करके परावर्तित किरण वापस जा रही है। क्योंकि ये परावर्तित किरण नीचे की ओर जा रही है, ये परावर्तित किरण ऊपर की ओर जा रही है, इस तरफ बढ़ाने पर ये दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। मतलब स्पष्ट है कि इस तरफ प्रतिबिंब का निर्माण संभव नहीं है। हम इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो ये पीछे दूसरी परावर्तित किरण से मिलती हुई नजर आएगी, प्रतीत होगी। आप देख सकते हो दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है विद्यार्थियों, वहां पर बिंब का प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, ये यहाँ आपने नोक बनानी है और मुख्य अक्ष की ओर इसकी वस्तु को दिखा देना है। देख सकते हो ये वस्तु है, बिंब है और ये उसका प्रतिबिंब है। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में क्या अंदाजा लगाते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति आपको कैसे लग रही है बताएं विद्यार्थियों। स्पष्ट नजर आ रही है, प्रतिबिंब F व ध्रुव के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F व ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? F व ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है? चूंकि प्रकाश परावर्तित किरणें थी वो वास्तव में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत या आभास हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। वह आप देख सकते हो
वस्तु की नोक ऊपर की ओर थी, प्रतिबिंब की नोक भी ऊपर की ओर है। नोक किससे निर्धारित होती है? नोक निर्धारित होती है परावर्तित किरणें जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे हम वस्तु की नोक बढ़ाते हैं। तो चूंकि यहाँ ऊपर की ओर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर थी, इसलिए नोक ऊपर की ओर बढ़ाई है। अतः प्रतिबिंब वस्तु की तरह ही है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। कुछ विद्यार्थी अंदाजा लगा लेते हैं, मेरे बोलने के रुकने के तुरंत से पहले ही सोच लेते हैं या बोल लेते हैं, बिल्कुल वो बधाई के पात्र है, शुभकामनाएं उनको एडवांस में। उनकी तैयारी अच्छी है, उनकी पकड़ अच्छी है, समझ अच्छी है। अपेक्षा करते हैं कि सभी विद्यार्थी इस तरह से पहले ही अंदाजा या सोच रखते होंगे, ताकि आपका जो अधिगम स्तर है, सीखने का जो स्तर है, वो लेवल अप हो सके, ऊंचा हो सके। पूर्व अनुमान आपने अपने मन के अंदर लगा करके पहले ही उत्तर ढूंढ लेना चाहिए। आप कुछ विद्यार्थियों ने मेरे इतने बोलने पर आकार लिख लिया होगा या नोट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि मेरी अपेक्षाएं उन विद्यार्थियों से है, सभी विद्यार्थियों से हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो आकार निश्चित तौर पे विद्यार्थियों ने लिख लिया होगा, देख लिया होगा। बिंब का आकार ये है और प्रतिबिंब का आकार ये है। निश्चित तौर पे आकार क्या है? बिंब से या वस्तु से क्या है विद्यार्थियों? सही आंसर वस्तु से छोटा है। अब आप प्रत्यास्मरण कीजिए। जब मैंने शुरुआत में कहा था उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर बताया था कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे, वस्तु से छोटे और स्थिति लगभग F व ध्रुव के बीच में बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे, उत्तल दर्पण से हम आभासी और सीधे तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें किस दर्पण की सहायता लेनी पड़ेगी? अवतल दर्पण की सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार उत्तल दर्पण से आप दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण किया है। आप अपने अभ्यास के लिए वस्तु को अलग अलग जगह पे रख के प्रतिबिंब बना सकते हैं। यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये हो सकता है F और ध्रुव के बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, प्रतिबिंब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आकार वस्तु से छोटा ही होगा, लेकिन वो अनुपातिक रूप से कम या ज्यादा छोटा हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां यही रहेगी प्रतिबिंब के संदर्भ में। विद्यार्थियों ध्यान कर लेना, स्थिति यही रहेगी, प्रकृति यही रहेगी और आकार भी यही लिखा जाएगा। हाँ, तुलनात्मक रूप से छोटे बड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे यही बीच में। तो इस तरह से हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लिया है। आशा करते हैं आप अवतल और उत्तल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब निर्मित कर करके घर पे अभ्यास करेंगे। चूंकि कल शुक्रवार था, शुक्रवार को आपका 13वें लेक्चर का टेस्ट लेना था, अभिभावकों ने ले लिया होगा। अगला जो आपका टेस्ट है, अगले शुक्रवार को जो विज्ञान का टेस्ट होना है, उसमें आपने जो अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि 9वां पाठ जितना आज तक पूरा हो जाएगा शुक्रवार तक, 9वें पाठ का आपने टेस्ट लेना है, जो मैंने इस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आपको बताया है। विद्यार्थियों, हम चलते हैं अगले टॉपिक या प्रकरण में, जिसमें आप देखेंगे इन दर्पणों से संबंधित दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र के उपयोग। उससे पहले विद्यार्थियों हम कार्तीय चिन्ह देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में भी कौन सी दूरी क्या कहलाती है और उनका क्या किस तरह के कार्तीय चिन्ह है। तो दर्पणों के कार्तीय चिन्ह देखिए। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के दर्पण से संबंधित कार्तीय चिन्ह। कार्तीय चिन्ह से तात्पर्य विद्यार्थियों कि हम जो दूरियां लेते हैं,
ध्रुव को मान करके, ध्रुव को संदर्भ मान करके, एक निश्चित बिंदु मान करके उससे जो दूरियां नापते हैं, किस तरफ की दूरियां हमने धनात्मक लेनी है, किस तरफ की दूरियां हमने ऋणात्मक लेनी है, प्लस में कौन सी दूरियां होंगी, माइनस में कौन सी दूरियां होंगी, उनको किससे व्यक्त करते हैं, वो बातें हैं जो हमें आगे काम आएगी जब हम दर्पण सूत्र की सहायता से गोलीय दर्पणों से संबंधित आंकिक प्रश्नों को जब हल करेंगे, तब हमें ये दूरियां और ये जो व्यक्त हैं, किससे व्यक्त करते हैं, काम आने वाले तथ्य हैं। आप देखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित जब काटकीय चिन्ह बनाए हों तो हमें सबसे पहले गोलीय दर्पणों को बनाना जरूरी है। विद्यार्थियों, कौन से दर्पण का निर्माण हो रहा है? निश्चित तौर पे विद्यार्थियों का आंसर सही होगा। ये हमारे लिए अवतल या अभिसारी दर्पण है। ये अभिसारी दर्पण का ध्रुव है। ये अभिसारी दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, और दूसरा ये दर्पण जिसके हमने धसी हुई साइड में रजत पॉलिश कर दी है, उभरी हुई साइड परावर्तन का कार्य करती है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। दूरियां ये इस तरफ का एफ है, ये इसका इस तरफ का एफ है, ये सी है, ये सी है। सी को 2f भी कई बार यथा तथा लिखा जा सकता है, विद्यार्थी ध्यान कर लेना। सी को 2f लिखने का कारण ये है कि फोकस दूरी का दुगुनी दूरी पर ये स्थित होती है सी, तो यहाँ कई बार f का ये 2f भी लिखा जा सकता है। ये इस तरफ का f है, ये इस तरफ का c है, ये इस तरफ का f है और ये इस तरफ का c है। बिल्कुल नजदीक f रहते हैं, दूर c रहते हैं। दोनों दूरियां सभी बराबर होनी चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है, चिन्ह की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। प्रतिबिंब निर्माण करते समय भी आपने देखा कि हमेशा हम वस्तु या बिंब को दर्पण से बाईं ओर रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। वैसे आप दाईं ओर रखोगे तो भी प्रतिबिंब निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन एक पूर्ण रूपेण जो एक सर्वमान्य बात यही है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। तो वस्तु या बिंब की जो दूरी होती है, मान लीजिए मैंने यहां बिंब रखा है, बिंब है PQ, तो PQ की जो दूरी है, दूरियां पहले ही बता चुके थे आपको, जो क्षैतिज दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। इस दूरी को हम U से व्यक्त करते हैं। U प्रतिबिंब की दूरी है, U स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। वही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको के बाद क्या आता है विद्यार्थियों? v आता है। तो u पहले आया, प्रतिबिंब की दूरी को u से लिखेंगे। v प्रतिबिंब बाद में बनता है, v बाद में आएगा, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं। और जो दर्पण की फोकस दूरी है उसको हम f से ही व्यक्त करते हैं। अब बात उठती है कि धनात्मक किसको माने, ऋणात्मक किसको माने, कौन सी दूरी को धनात्मक, कौन सी दूरी को ऋणात्मक माने। उससे पहले ये और देख लेते हैं, जो बिंब की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है, ये PQ वस्तु की ऊंचाई है, इसको हम व्यक्त करते हैं h से। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको हम व्यक्त करते हैं h डैश से। बिंब की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त करते हैं। अब कौन सी दूरियां धनात्मक होगी, कौन सी दूरियां ऋणात्मक होगी, ये विद्यार्थियों दो तथ्यों से आपने समझना है। एक तथ्य तो ये कहता है कि जिस ओर से आपतित किरणें आ रही होती है उस ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, और जिस ओर आपतित किरणों ने जाना होता है, जाने की दिशा होती है, उस ओर की दूरियां धनात्मक होती है। दर्पण से पहले जिस ओर से प्रकाश किरणें आ रही है उस ओर की दूरियां धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इस आपतित किरणों की दिशा में दर्पण के आगे की दूरियां धनात्मक मानी जाती है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष से नीचे की जो ऊंचाइयां हैं वो ऋणात्मक मानी जाती है।
इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं विद्यार्थियों। विज्ञान का गणित का बड़ा आपस में सहसंबंध है, कोरिलेशंस है। गणित में आप ग्राफीय जब संरचनाएं बनाते हैं, ग्राफ में कुछ अंकों को निरूपित करते हैं, तो आप ग्राफ में इस तरह से एक प्लस का निशान अवश्य बनाते होंगे, दो अक्ष बनाते हैं, बिल्कुल सेंटर को हम मूल बिंदु 0 से व्यक्त करते हैं। जो ये क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज अक्ष है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये एक्स और ये एक्स डैश। इसी प्रकार ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ये वाई और नीचे वाले साइड को हम वाई डैश के नाम से जानते हैं। इधर हम निशान लगाते हैं, आपको याद होगा, प्रत्यास्मरण कीजिए, कक्षा 9 में 8 में गणित में आपने ग्राफ में निरूपण किया हुआ है। तो आप लिखते हैं इस तरफ की दूरियां आप हमेशा प्लस में लिखते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इस तरफ की दूरियां आप निश्चित तौर पे किस में लिखते हैं विद्यार्थियों? माइनस में लिखते हैं। वहीं ऊपर की दूरियां 0 को हम ध्रुव माने तो ऊपर की दूरियां +1, +2, +3, नीचे की दूरियां -1, -2, -3। तो ये और ये हम इन दोनों की तुलना करें तो जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हम दर्पण माने और जो मूल बिंदु है उसको हम ध्रुव माने, तो हम बड़े सहज रूप से ये बता सकते हैं या जान सकते हैं कि बाईं ओर की दूरियां ध्रुव से या दर्पण से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं वो धनात्मक होती है और ध्रुव से नीचे की जो ऊंचाइयां हैं वो ऋणात्मक होती है। आपको इस तरह से कुछ तथ्यों का ज्ञान होने के बाद जो कुछ दूरियां हैं उनको आप पूर्व में ही बता सकते हैं जी ये धनात्मक होगी, ये ऋणात्मक होगी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे विद्यार्थियों, आप बताइए किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, बिंब वस्तु की दूरी है u, वो क्या होगी? धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? लगाइए अंदाजा क्या सटीक आंसर आप दे सकते हैं? निश्चित तौर पे कुछ विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है या सभी ने सही दिया है, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। सभी विद्यार्थियों ने अपेक्षा रखता हूं सही उत्तर दिया है। बिंब देखिए, हमने पहले ही चर्चा कर ली कि हमेशा विद्यार्थियों किस ओर रखा जाता है? ध्रुव से या दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण से बाईं ओर लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए बिंब की जो दूरी है या u है, u हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। u को हमेशा हम माइनस में ही लिखेंगे। u हमेशा किस में होना चाहिए? माइनस में, ऋणात्मक सदैव। आप आगे देखेंगे लेंस हम करेंगे, वहां भी हम वस्तु को बाईं ओर ही रखेंगे तो निश्चित तौर पे चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी में u को हमने किस में लेना है? माइनस में या ऋणात्मक लेना है। ये कहां काम करेगा? जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे आगे, तब ये बातें काम आएगी। दूसरी चीज विद्यार्थियों, वस्तु की जो ऊंचाई है h है, h के बारे में आप क्या आंसर दे सकते हैं? क्या बता सकते हैं h के बारे में? सोचिए, h आपको दिखाई दे रही है। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं? आप देख सकते हैं वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। अतः वस्तु की जो ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई जिसको हम h कह रहे हैं, हमेशा ऊपर की दूरियां आपने देखा है कौन सी होती है? प्लस वाली होती है, धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लेते हैं। दो चीजें, ये दो जो दूरियां हैं वो सर्वविदित है, हमेशा ध्यान में रखने वाली है। चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, u को हमेशा माइनस में लेना है, h को हमेशा प्लस में लेना है। जब आंकिक प्रश्न करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि u क्या लें, h क्या लें। अब बच गया हमारे पास f फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, उसके बारे में हम अब डिसाइड करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ भी आपको
समझ विकसित करनी है। समझ कैसे विकसित करनी है कि अवतल दर्पण ये है और ये आपके सामने कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। आप देखिए अवतल दर्पण का फोकस किस ओर है। आप कहेंगे जी दोनों ओर है, इस ओर भी एफ लिखा है, आपने इस ओर भी एफ लिखा है, और आप पूछ रहे हैं एफ किस ओर है, तो दोनों ओर है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। ऐसे ही आप कहेंगे जी उत्तल दर्पण में भी एफ माइनस की ओर भी है और प्लस की ओर भी है। दर्पण से पीछे प्लस माना जाता है, दर्पण से आगे माइनस माना जाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी एफ प्लस और माइनस दोनों में है। नहीं विद्यार्थियों, आपने ये देखना है कि फोकस वास्तविक रूप से जब परावर्तित किरणें हैं, समांतर अक्षीय किरणें हैं, वो किस फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वही उसका फोकस माना जाता है किसी भी दर्पण या लेंस का। तो आप एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि इसमें अपने काम कर रखा है इतना, ये आप उतार लीजिए आपको संक्षेप में याद रखने के लिए। अब आप देखिए, मैं समांतर अक्षीय किरण लेके आता हूं दोनों दर्पणों के लिए, ताकि हम फोकस दूरी के बारे में बता सकें कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक व कौन से दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में ये समांतर अक्षीय किरण है। परावर्तन के बाद आप कह सकते हैं किस ओर से गुजरेगी, फैलेगी या इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी, और कहां से गुजरेगी, ये एफ से गुजरेगी। ये देखिए एफ, इसका अवतल दर्पण का एफ हमें इस तरफ प्राप्त हुआ है। आप परीक्षा में या अंकित प्रश्न करते वक्त यदि भूल भी जाते हैं, सारी बातें याद नहीं रखी जाती, तो आप अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित कीजिए। समझ से ये अंदाजा देखिए करके भी अवतल दर्पण में परावर्तित किरण किस ओर से गुजरी, इस ओर से गुजरी है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इकट्ठा करता है, ये एफ है। अब बताएं अवतल दर्पण का एफ दूरी है, फोकस दूरी है, वो क्या होगी। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बाईं ओर ही है, तो मतलब विद्यार्थियों सही आंसर है ऋणात्मक। सभी दर्पण की बात नहीं कर रहा, किस दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। वहीं आप उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में ये स्थिति है। उत्तल दर्पण में आप देखेंगे परावर्तित किरण यहां आई, टकराने के बाद ये फैल जाती है और एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। आप देखेंगे उत्तल दर्पण में एफ है वो दर्पण से पीछे की ओर दाईं तरफ चला गया, और दाईं तरफ की दूरियां आप इस ग्राफ के अंदर, ग्राफीय निरूपण में देख सकते हैं, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण का एफ हमेशा क्या माना जाता है विद्यार्थियों, धनात्मक माना जाता है। अब ये तो हमारे बस की बातें थी। बस का मतलब ये हमारे हाथ में था कि U हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमने किस ओर रखनी है विद्यार्थियों, बाईं ओर रखनी है। H हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। F हमने देख लिया कि अवतल दर्पण का F ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण का F धनात्मक होगा। परंतु दो जो पॉइंट रह गए, दो बिंदु रह गए जो हमारे हाथ में नहीं है, दर्पण की क्रियाशैली के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे होंगे। जी आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं H डैश की। विद्यार्थियों, यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो H डैश होगा ऋणात्मक। H डैश ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने। प्रतिबिंब यदि उल्टा बन रहा है तो H डैश होगा ऋणात्मक, और यदि प्रतिबिंब बन रहा है सीधा तो H डैश होगा धनात्मक। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यदि हमारा H डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, किसी आंकिक प्रश्न को हल कर रहे हैं और आपका H डैश है वो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना।
और यदि किसी आंकिक प्रश्न को हल करते समय h डैश का मान धनात्मक आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना। दूसरी जो बात रहेगी वो प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं विद्यार्थियों? v से। प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम व्यक्त करते हैं v से। तो आप देखेंगे विद्यार्थियों, यदि इस ओर बनता है प्रतिबिंब, जो कि अवतल दर्पण में संभव है, हमेशा इस ओर भी प्रतिबिंब बनता है, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब इस ओर बनने पर अवतल दर्पण में वास्तविक होता है। कोई भी दर्पण हो, दर्पणों में यदि बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब परावर्तित किरणें वास्तव में मिलेंगी, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और ऐसी स्थिति में v का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसको हम ऐसे जान सकते हैं विद्यार्थियों, यदि v का मान ऋणात्मक आता है, केवल दर्पणों की बात हो रही है, लेंस में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा v के लिए। v की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, प्रतिबिंब की दूरी यदि ऋणात्मक आती है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और यदि प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आती है, मतलब धनात्मक है, तो प्रतिबिंब होगा विद्यार्थियों आभासी। आपने अभी जस्ट इससे पहले उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाया था, इस तरफ बना था, दर्पण से दाईं ओर बना था, और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है। और हमने वहां लिखा था कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। तो इस तरह से हम v की जो ऋणात्मकता और धनात्मकता के आधार पे हम प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप का अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होंगे जब v का मान ऋणात्मक आए। गोलीय दर्पण में जब v का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी निकलते हैं। ये तथ्य हमें काम आएंगे जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों, आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले आंकिक प्रश्न के लिए जो सूत्र काम में आते हैं, उन सूत्रों की व्युत्पत्ति, डेरिवेशंस हम देख लेते हैं, किस प्रकार से वो डेराइव होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, मतलब वो बनते कैसे हैं। दर्पण सूत्र और बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच संबंध क्या है, इनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। आप रुचि के साथ पूर्ण इंटरेस्ट दिखाते हुए, अपना होमवर्क करते हुए आप इस पाठ को पूरा करेंगे विद्यार्थियों। भविष्य में न केवल ये आपके 10वीं के लिए उपयुक्त पाठ है, बल्कि भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशंस या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो भविष्य में आपका जीवन निर्धारित करती है, किस क्षेत्र में आपने जाना है, किसी भी लेवल का यदि परीक्षा होती है और उसमें विज्ञान विषय यदि आता है, वहां पर ये प्रकाश वाले लेसन में ये जो बातें, ये जो विषय है, ये जो आपका पाठ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप ध्यान से, इत्मीनान से, गहराई से इस बात को समझते हुए तैयारी करेंगे। हम बात कर रहे हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र किस प्रकार से व्युत्पन्न होता है और क्या है। तो पहले दर्पण सूत्र, विद्यार्थियों यदि दर्पण दिया है और उसमें V, F, U से संबंधित प्रश्न है, आपको F दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है, तो निश्चित तौर पे आपको कौन सा सूत्र काम में लेना है? दर्पण सूत्र लेना है। दर्पण सूत्र क्या है, पहले तो हम दर्पण सूत्र जान लेते हैं, फिर उसको व्युत्पन्न करेंगे कि बनता कैसे है। कोई चीज बढ़ती कैसे है वो हमें पता लग जाए तो चीज के बारे में अपने आप, वस्तु के बारे में अपने आप नॉलेज आ जाती है। आप मान लीजिए साइकिल है, आपको साइकिल की नॉलेज कब ज्यादा होगी? आपके सामने साइकिल खड़ी है, उसकी अपेक्षा यदि आप अपने हाथ से उस साइकिल को बढ़ा देते हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज हो जाती है। ठीक वैसे ही दर्पण सूत्र अभी मैं लिख देता हूं, वो याद करना पड़ेगा, लेकिन आप बनाना सीख जाओगे तो आप भूल नहीं पाओगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये है विद्यार्थियों दर्पण सूत्र। 1/f
जो कि फोकस दूरी है बराबर 1/b जो कि प्रतिबिंब की दूरी है माइनस प्लस आएगा प्लस 1/u जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। यहां प्लस आएगा, दर्पण जोड़ता है, लेंस में माइनस आता है तो यहां प्लस आएगा, ध्यान कर लेना। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हम देखेंगे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में इस सूत्र को कैसे व्युत्पन्न किया जाए, किस तरह से सूत्र हम व्युत्पन्न करते हैं। तो विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में हम वस्तु को C से परे रख के उसका प्रतिबिंब निर्माण करते हुए इस सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। आप देख सकते हैं दर्पण चाहे कोई भी हो, दोनों दर्पणों के लिए ये सूत्र काम में आना है। ये इस बोलिए अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। आप अपना काम स्केल की सहायता से करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि मार्कर की सहायता से स्केल, जो बड़े स्केल है उनका उपयोग संभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। परंतु कॉपी पेन आपके पास एक लिमिट दूरी है, स्केल पेंसिल की सहायता से आप अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं। फिर हम दूरियों का निरूपण करते हैं, ये आवश्यक है। कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाना हो तो हम ये दूरियां फिक्स दूरी बन लेते हैं। मान लीजिए 1.5 पे मैंने f लिया है, तो f से आगे 1.5 पे c लिया जाएगा, थोड़ा सा 2-2 सेंटीमीटर में मान लीजिए ले लेते हैं। ये f और इससे आगे ये है c। इसी तरह ये इस तरफ का f है और ये इस तरफ का c है। वस्तु को रख लिया गया है, एक और मार्कर की सहायता से वस्तु रख रहे हैं C से परे। विद्यार्थियों, वस्तु है C से परे, ये जो ध्रुव है इसको व्यक्त कर रहे हैं M और O से, और ये जो है दूरी ये मान लेते हैं M और ये है L। नीचे का दर्पण का नीचे का सिरा L है और ये सिरा M है। अब हम इस PQ वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे दो विशिष्ट आपतित किरणों की सहायता से। पहली विशिष्ट आपतित किरण आपको बताया हुआ है, समांतर अक्षीय किरण लानी है। आप देख सकते हैं P से M की ओर समांतर अक्षीय किरण गई है। यह समांतर अक्षीय किरण M से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी विद्यार्थियों? निश्चित तौर पर F से गुजरेगी। F से गुजार देते हैं हम इसको, देख सकते हो ये F से गुजरी है। दूसरी समांतर अक्षीय किरण हम उपयोग में लेंगे फोक्सीय किरण। फोक्सीय किरण जो F से होती हुई दर्पण से टकराई है, L बिंदु पर, L पॉइंट पर टकरा गई और ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहली किरण थी समांतर अक्षीय किरण, जो वस्तु के या बिंब की नोक P से शुरू हुई मुख्य अक्ष के समांतर थी। अवतल दर्पण के M बिंदु से टकराने के बाद F से होती हुई आगे चली गई। दूसरी फोक्सीय किरण है जो मुख्य फोकस से होती हुई अवतल दर्पण के L बिंदु के टकराई है और मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई आगे निकल गई। दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर मिल रही है, मिलती हुई आपको नजर आ रही है विद्यार्थियों। जहां मिल रही है वहां पर हम बिंदु P डैश लिखेंगे, क्योंकि नोक P से शुरू हुई थी, जहां मिलेंगी वहां नोक बनानी है, ये आपको पूर्व में बताया था। तो यहाँ P डैश बिंदु आया और यहाँ पर वस्तु की नोक मिल गई और ये बन गई उस वस्तु का प्रतिबिंब P डैश और इसका सिरा बन गया Q डैश। तो विद्यार्थियों, आपने देखा जब वस्तु C से परे थी तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब C व F के बीच में P डैश Q डैश उसका प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार के बारे में हमने पूर्व में जानकारी कर ली है। वर्तमान में हम दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो उन बातों को छोड़ते हुए हम दूरियों के बारे में बात करते हैं। वस्तु की दूरी जो PQ की दूरी है O से, मान लीजिए हम इस दूरी को A से व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल a से, और प्रतिबिंब की दूरी है, जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी को हम B से व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं बिंब की दूरी होती है वो U होती है और प्रतिबिंब की दूरी वो जो है V होती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको ABC के हिसाब से व्यक्त कर रहे हैं, ये B से व्यक्त कर रहे हैं, वहीं हम फोकस दूरी को C से व्यक्त कर रहे हैं। अब हम दर्पण सूत्र स्थापित करने के लिए दो त्रिभुजों का सहारा लेंगे जो आपस में समरूप है। पहला वो त्रिभुज लेंगे जो वस्तु से निर्मित होता है और उसके सामने काटे वाला दूसरा त्रिभुज जो उसके समरूप है वो लिया जाएगा। आप देखिए विद्यार्थियों, वस्तु से कौन सा या बिंब से कौन सा त्रिभुज निर्मित हो रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने सही अंदाजा लगाया है। आप देख सकते हैं वस्तु है P और Q वस्तु है, PQ वस्तु से निर्मित हो, तो त्रिभुज है PQF। देख सकते हो ये बिंब है, बिंब से बनने वाला त्रिभुज है PQF, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQF व दूसरा त्रिभुज जो बिल्कुल इसके सामने है वो त्रिभुज है त्रिभुज LOF में। विद्यार्थियों, कोई भी दो त्रिभुज समरूप करने के लिए गणित में आपकी प्रश्नावली है समरूपता वाली, वहां से आप ज्ञान रखते हैं। दो त्रिभुज समरूप करने के लिए किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर कर दे या संगत भुजाओं के अनुपात बराबर कर दे, तो वो दो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाते हैं। दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, एक संगत कोण बराबर हो तो भी वो समरूप होगा। तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो भी वो समरूप होगा। यदि तीनों भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो भी वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। चूंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के कोण समरूप हैं, कोण बराबर है, इसलिए वो समरूप होंगे और समरूप होने पर उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो समानुपाती होंगी। कोण कौन कौन से समरूप है, बड़ा स्पष्ट क्लियर दिख रहा है विद्यार्थियों। ये कोण और ये कोण, कोण नंबर 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। कारण क्या है विद्यार्थियों? कारण है ये आपस में कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है, कांटे के सामने सामने के कोण है, सम्मुख कोण होने से ये बराबर है। वहीं आप जानते हैं वस्तु हमेशा हम लंबवत रखते हैं मुख्य अक्ष के, और प्रतिबिंब भी लंबवत ही बनता है, इसलिए कोण PQF बराबर है कोण, दूसरा कोण देखिए आप, सॉरी इस तरफ मैं करती, यहां देखिए दूसरा कोण LOF, कोण LOF ही बराबर है। कारण ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। मान के चले कि ये जो अवतल दर्पण है इसका द्वारक बहुत बड़ा है, ऐसी स्थिति में ये लगभग एक सीधी लाइन मान सकते हैं OL को, ऐसी स्थिति में ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो AA की समरूपता से त्रिभुज PQF समरूप है त्रिभुज LOF के। हमने देख लिया कि PQF है वो LOF के समरूप है, और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आप देखेंगे PQ की 3 भुजाएं मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए, एक PQ, दूसरी QF और एक है PF। इसी प्रकार इसकी संगत भुजाएं LO, OF और LF। विद्यार्थियों, PF और LF
का हमें यहाँ पर जिक्र नहीं करना है, उनको नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे संबंधित दर्पण सूत्र से रिलेटेड या दर्पण सूत्र को इंगित नहीं करती है। हमें वही दूरियां लेनी है जो हमारे सूत्र से संबंधित हैं, और चूंकि सूत्र से संबंधित आपकी दूरियां PQ और QF है, तो PQ के संगत भुजा कौन सी है? OL भुजा है, और PF के संगत भुजा कौन सी है? OF भुजा है। तो हम यहाँ पर दो संगत भुजाओं को समानुपाती कहेंगे। कौन कौन सी संगत भुजाएं हैं विद्यार्थियों? PQ बटे में PQ के संगत भुजा इस त्रिभुज की है LO। आप देख सकते हैं ये PQ है और इस सामने LO है। या दो त्रिभुजों के नाम लिखे होते हैं, वहीं से संगत भुजाएं पता लग जाती है। यहाँ पहले दो अल्फाबेट PQ है, तो यहाँ पहले दो अल्फाबेट LO है, बराबर दूसरी कौन सी होगी भी संगत भुजा जो हमें काम में लेनी है, वो ये है QF बटे में इसकी संगत भुजा होगी OF। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या पहले हम इनके वो नामांकन कर लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों PQ तो ये है, OL हमारा ये है। एक कम दूरी के लिए OL और P' Q' लगभग बराबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि थोड़ी दूरी के लिए OL लगभग बराबर है किसके? P' Q' के। आप देख सकते हो OL लगभग बराबर है P' Q' के। जब इसका द्वारक बहुत बड़ा हो, ये लगभग एक सीधी सी लाइन बन रही हो, तो OL और P' Q' लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में OL या LO की जगह हम लिख सकते हैं P' Q'। तो यही समीकरण जो आपकी ये बनी थी, हम दोबारा इसको लिखें तो ये बन जाएगी विद्यार्थियों PQ बटे में OL की जगह जब ये इसके लगभग बराबर है तो हम लिख सकते हैं P' Q'। चूंकि हमें बिंब और प्रतिबिंब के बीच संबंध स्थापित करना है, इसलिए OL को छोड़ते हुए हम P' Q' की यहाँ चर्चा करेंगे। इसीलिए हमने ये लिखा है कि OL है वो P' Q' के बराबर है। ठीक बराबर है, बाकी वही रहेगी QF बटे में OF। अब विद्यार्थियों QF और OF के बारे में चर्चा कर लीजिए। ये है हमारे पास QF, ये QF। आप देखेंगे कि जो QF है, ध्यान से देखिए, QF है वो कैसे प्राप्त होती है? ध्रुव से हमने दूरियां मापनी है, तो OQ में से OF यदि घटा दें, OQ में से OF को यदि हम घटा दें तो हमारे पास QF प्राप्त हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे जी हम OQ में से OF क्यों घटाएं, इसलिए QF को माप लें। तो विद्यार्थियों QF की कोई निर्धारित दूरी हमारे पास है नहीं। आप देखिए A जो है वो O से लेके Q तक की दूरी है। QF के लिए कोई निर्धारित अल्फाबेट हमारे पास है नहीं, न तो हमारे पास B आ सकता, ना C आ सकता, ना A आ सकता। तो QF को हम यहाँ पर कोई निर्धारित अल्फाबेट से निरूपित करना चाहते हैं, तो हमें OQ जो कि A को रिप्रेजेंट करता है उसमें से QF OF जो कि C को रिप्रेजेंट करता है घटा दें। यदि हम ये घटा दें C, तो पीछे आपकी QF बच जाता है। यानी QF जो दूरी है वो कैसे प्राप्त हो रही है? पूरे A में से C को घटाने पर प्राप्त हो रही है। आप पुनः देखिए, OQ जो कि A है उसमें से OF जो कि C है घटा देने पर हमारे पास QF प्राप्त होता है। A माइनस C कर दिया है। इसी तरह OF जो है, OF तो आपको दिख ही रहा है किससे प्रेजेंट हो रहा है? C से। तो PQ बटे में P' Q' को हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका है A माइनस C बटे में OF को हमने क्या माना है?
सी माना है, बटे में सी, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम पुनः वो त्रिभुज लेंगे जो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित हुए हैं। अभी हमने जो त्रिभुज लिए थे वो वस्तु द्वारा निर्मित था, अब हम वो दो त्रिभुज लेंगे जो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित हुए हैं। अब उनको हमें समरूप करने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख सकते हैं जैसे इनको किया है वैसे ही वो होंगे। विद्यार्थियों आप बताइए कौन सा प्रतिबिंब यहाँ कौन सा त्रिभुज प्रतिबिंब द्वारा बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पे विद्यार्थियों ने अंदाजा लगा लिया होगा। प्रतिबिंब द्वारा बनाए जाने वाला त्रिभुज जो है वो है P डैश Q डैश, हम लिख सकते हैं। इसी तरह प्रतिबिंब से जो त्रिभुज बनाया जा रहा है P डैश Q डैश F समरूप है इसके जस्ट सामने त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है विद्यार्थियों P डैश Q डैश F, इसके जस्ट सामने जो त्रिभुज है MOF समरूप होगा त्रिभुज MOF के। अतः संगत समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो वही बात, हमें P डैश F और FM दूरियों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है P डैश Q डैश बटे में इसके संगत कौन सी भुजा है? MO है, बराबर होगी दूसरी भुजा इसकी रहेगी Q डैश F, आप देख सकते हो Q डैश F। आप कहोगे जी आपने P डैश Q डैश ले लिया, Q डैश F ले लिया, PF भी तो एक भुजा बनती है, उसको क्यों नहीं लिया? तो ये आप पर छोड़ते हैं। आप बताएं कि P डैश Q डैश ले लिया, Q डैश F ले ली, PF भुजा हमने क्यों नहीं ली? तो मैंने इससे पहले जिक्र किया था PF जो भुजा है वो परावर्तित किरण की दिशा को निरूपित कर रही है, हमारे सूत्र से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे। हम उन्हीं भुजाओं के बारे में समानुपाती के रूप में लिखेंगे जिनकी हमें सूत्र के लिए आवश्यकता है। विद्यार्थियों जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पिएंगे, खाना थोड़ी खाएंगे। जब हमें भूख लगती है तो खाना खाएंगे, पानी थोड़ी पिएंगे। पानी पीने से कौन सी भूख थोड़ी खत्म हो जाएगी। वही बात है, आपको आवश्यकता प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये जो दूरियां हैं क्षैतिज दूरियां इनकी है, नहीं कि कर्ण वाली जो किरणों की दूरियां इनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। Q डैश F बटे में जो इसके संगत भुजा है Q डैश F है, इधर कौन सी होगी विद्यार्थियों? OF। अब आप Q डैश F को ABC के अंदर निरूपित करते हैं तो वही बात Q डैश F की अपने आप में कोई अल्फाबेट इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना A है ना B है ना C है, परंतु ये जोड़ घटाव के रूप में व्यक्त हो रहा है। आप देख सकते हैं OQ डैश पूरी B है, देख सकते हो यहां से यहां तक पूरी क्या है? B है। इसमें से आप ये C घटा दें, OF घटा दें तो Q डैश F आ जाती है। मतलब Q डैश F आपको मिल रहा है, Q डैश F प्राप्त हो रहा है B में से C घटाने पर। पूरी दूरी B है, उसमें से C को घटा दें तो Q डैश F प्राप्त हो रहा है। अब OF आपके सामने है, OF कौन सी दूरी है? OF ये रहा, OF और जो है हमारा C है, तो इसको यहाँ पे हम रखते हैं। वहीं आप एक चीज और देखिए, MO हमें नहीं चाहिए। MO ये लगभग वही बात, बड़ा माने तो ये कर्व सीधा हो जाएगा, उस स्थिति में MO किसके बराबर होगा? क्योंकि MO बराबर है, लगभग बराबर मान सकते हैं, लगभग बराबर है PQ के, तो MO की जगह भी हम PQ लिख लेंगे। यहां से ये तथ्य उतार लेंगे, P डैश Q डैश बटे में MO की जगह लिखेंगे PQ बराबर Q डैश F की जगह लिखा जाएगा B माइनस C बटे में OF की जगह लिखेंगे C।
हम इसको समीकरण 2 देने से पहले समीकरण 1 के साथ इसका मुकाबला करके देखते हैं विद्यार्थियों। आप देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के बाएं भाग लगभग बराबर हो सकते हैं यदि हम P डैश Q डैश को नीचे ले आए और PQ को ऊपर ले जाए। लेकिन विद्यार्थियों ये गणित है और यहाँ पर जितने साथी साथ होते हैं सबके साथ एक सा व्यवहार किया जाता है। जितनी साइडें होती है, शादी में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष, जितना सम्मान वर पक्ष का होता है उतना ही वधु पक्ष का होता है। तो यहाँ भी दोनों समीकरणों के पक्षों को देखा जाता है। इस समीकरण को हम इसकी तरह बनाना चाहते हैं या इसके बाएं भाग और इसके बाएं भाग को एक बराबर करना चाहते हैं तो P डैश Q डैश को नीचे और PQ को ऊपर लाते हैं। परंतु जैसे कि पहले बताया है समीकरण के दोनों पक्ष एक से ही व्यवहार होता है, तो जब इसका पलटा लगाएंगे तो इसका भी पलटा लगाना है। परिणाम स्वरूप समीकरण हमारी बन जाएगी PQ बटे में P डैश Q डैश, इसका पलटा लग गया, इसका भी पलटा लगाएंगे C बटे में B माइनस C, समीकरण नंबर 2। ये अब आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 के बाएं भाग बराबर हैं। किसी भी समीकरण की लेफ्ट साइड बराबर होती है तो राइट साइड ऑटोमेटिक ही स्वयं ही बराबर हो जाती है। आप समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना से हम लिख सकते हैं कि A माइनस C बटे C बराबर है C माइनस C बटे B माइनस C के। विद्यार्थियों समीकरण हल करनी आपको निश्चित तौर पे आती है। हम इनका कैसा गुणा करेंगे, निश्चित तौर पे हम इनका तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करने पर हम पाएंगे ये इस साइड का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये इधर का तिरछा गुणा, C को C से गुणा करेंगे तो आएगा C की स्क्वायर बराबर इनका करेंगे A माइनस C गुणा में B माइनस C गुणा, आप विद्यार्थियों जानते हैं करना। A को B माइनस C के साथ रखेंगे, फिर माइनस C को B माइनस C से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C स्क्वायर बराबर A को B से गुणा किया क्या प्राप्त हुआ AB, A को माइनस C से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस AC, इसी तरह माइनस C को B से किया तो माइनस प्लस माइनस BC, और माइनस C को माइनस C से किया तो माइनस माइनस प्लस C की स्क्वायर। विद्यार्थियों ये प्लस का C स्क्वायर यदि हम बाईं ओर लेके आएंगे तो पक्षांतरण के रूल अनुसार, नियमानुसार ये माइनस का होगा, मतलब C स्क्वायर इस C स्क्वायर को क्या कर देगा, काट देगा। अब आप देखेंगे जो माइनस की रकम है उनको इधर ले आए, वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। माइनस का AC और माइनस का BC इधर ले आओ आप, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये लिखा जाएगा AC प्लस BC बराबर AB। अब आप कहेंगे कि ये तो आप चले थे आगरा की ओर और पहुंच के हैदराबाद, स्थापित करना था बटे में रकम को और आप गुना में स्थापित कर रहे हैं। तो विद्यार्थी थोड़ा सा धैर्य इसके आगे और दीजिए, थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। यहाँ हम सभी के अंदर ABC का क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। ABC का भाग देने पर तो AC में जब ABC का भाग लगाएंगे तो नीचे जब ABC आएगा, इसके लिख ही लेते हैं अपने ABC, इसके बटे में भी ABC और इसके बटे में भी ABC। तो आप देखेंगे यहाँ AC से AC कट गया, बच गया B नीचे, यहाँ BC से BC कट गया, बच गया A नीचे, और यहाँ AB से AB कट गया, बच गया C नीचे। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 1 बटे B प्लस 1 बटे A बराबर 1 बटे में C। विद्यार्थियों B, A और C को हम जो प्रतिबिंब, बिंब और फॉक्स दूरी है उनके संदर्भ में लिखें तो आप पाएंगे कि जो A है, जो हमारे पास A है
ए है वो है, देखिए ये है ए, ये है माइनस यू। क्योंकि आपको पहले ही बताया था जो बिंब की दूरी है बाईं ओर की दूरियां माइनस में लिखी है, तो ए जो है वो क्या है, माइनस यू है। और जो बी है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बना हुआ है, जिस ओर से आपकी किरणें आ रही है उस ओर ही बना हुआ है, इसलिए बी क्या है, माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी। और एफ भी उस ओर ही बना है जिस ओर एफ और अवतल दर्पण में एफ की उस बाईं ओर ही है, अतः सी है वो भी क्या है, माइनस एफ है। जब ये ए बी सी के मान यहां पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 में बी की जगह माइनस बी, माइनस 1 में यू और बराबर माइनस 1 में एफ। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और आखिरकार हमें ये दर्पण सूत्र प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इस तरह से विद्यार्थियों ये दर्पण सूत्र हमने व्युत्पन्न किया है। शॉर्ट में आपको फिर समझा देता हूं आपने करना क्या है। वस्तु को या बिंब को सी से परे रख के दो आपतित किरणें गुजारनी है। एक समांतर अक्षीय किरण एफ से गुजार देनी है, दूसरी फोक्सीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर कर देनी है। सी और एफ के बीच में पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब बन जाएगा, इधर पी क्यू प्रतिबिंब है। अब आपने क्या करना है, दो त्रिभुज लेने, पहले जो वस्तु की ऊंचाई के सामने त्रिभुज है वो रखना है। वस्तु की ऊंचाई पी क्यू है, त्रिभुज पी क्यू एफ लेना है, इसके सामने त्रिभुज है ओ एल ओ एफ। दोनों को समरूप करने के बाद पी क्यू ओ एल और क्यू एफ ओ एफ का अनुपात बराबर करना है। इसी तरह जो प्रतिबिंब है उसका जो त्रिभुज है और उसके सामने के त्रिभुज को समरूप लिख के अनुपातिक भुजाएं लेके और BC में लिख के इनको तिरछा गुणा करके और हमें ये सूत्र व्युत्पन्न करना है। यह दर्पण सूत्र हमें कई प्रकार के अंकित प्रश्नों में काम आएगा। क्योंकि दर्पण सूत्र के बाद हम आवर्धनता के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि अंकित प्रश्नों में आवर्धनता का भी अपना रोल है। आवर्धनता से क्या तात्पर्य है वो हम देखेंगे विद्यार्थियों। आवर्धनता को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान कर लेना। आवर्धनता मैग्निफिकेंस, आवर्धनता का कोई भी इसकी विमा नहीं होती, या हम यूं बोल सकते हैं इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। जैसे हम क्षेत्रफल को वर्ग मीटर लिखते हैं या मीटर की स्क्वायर से शो करते हैं, वैसे आवर्धनता की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हम वजन को किलोग्राम में लिखते हैं, दूरी को मीटर में लिखते हैं, वैसे आवर्धनता को किसी में नहीं लिखा जाता। वास्तव में आवर्धनता है क्या, आवर्धनता की परिभाषा से उसका सूत्र निकलता है। आवर्धनता की परिभाषा है वस्तु की ऊंचाई, विद्यार्थियों वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच संबंध दर्शाया जाता है आवर्धनता के अंतर्गत। प्रतिबिंब की ऊंचाई के साथ क्या अनुपात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात बिंब की ऊंचाई आवर्धनता कहलाती है। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात आवर्धनता कहलाती है। इसका v और u के साथ क्या संबंध है वो और नोट कर लें। m बराबर h डैश बटे में h, h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है बिंब की ऊंचाई, बराबर होता है माइनस v बटे में u। ये आप नोट कर लें, जब हम आगे के अध्याय में आंकिक प्रश्न करेंगे तब इसको काम में लेंगे। आज के प्रश्न आप नोट कर लें। आज का पहला प्रश्न का सूत्र आप याद रख लेना। पहला प्रश्न, प्रकाश किरण चित्र की सहायता से
किसी बिंब के लिए उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब निर्माण करते हुए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार लिखिए, जबकि वस्तु नंबर 1 अनंत पर हो और नंबर 2 वस्तु निश्चित दूरी पर हो। विद्यार्थियों, निश्चित दूरी C से परे नहीं है, C F के बीच भी हो सकती है। क्वेश्चन दूसरा जो आपने करना है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जो अभी आपको अवतल दर्पण की सहायता से मैंने करवाया है वो करना है। और लास्ट छोटा प्रश्न है, आवर्धनता का सूत्र लिखिए। संबंध भी दिखाना आपने भी और ये प्रश्न आपने करने हैं गृह कार्य के रूप में। और टेस्ट के लिए जो आपका आगामी शुक्रवार को विज्ञान सामाजिक का जो टेस्ट लेना है, तो विज्ञान का जो आपका टेस्ट है वो इसी अध्याय का होगा। आशा करते हैं जो अभिभावक हैं वो बच्चों की पढ़ाई में पूरा रुचि लेकर के उनके टेस्ट ले रहे होंगे और अपने बच्चों के परिणाम सुधार के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए कार्यरत हैं। धन्यवाद।